ठक्कर फ्रॉम KB अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था इकोनॉमिक्स के बारे में और जो साइंस इन द वेस्ट है उसके दो जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में जाना था, जो थे एरिस्टोटल और एडम स्मिथ। आज हम जो बचे हुए जो मीन्स की और तीन जो इकोनॉमिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी है उसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट है, थर्ड नंबर है हमारा अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने अपनी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसमें जो पब्लिश हुई थी 1890 में, अपनी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्या बोला था उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मीन्स की इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, हर एक पर्सन की, मैनकाइंड की जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मीन्स की अपनी ऑर्डिनरी रेगुलर लाइफ में उनका बिजनेस लाइफ कैसा है, उस तरीके का जो है दैट इज द इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स की ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करते हैं? ह्यूमन वेलबींग्स को अपने स्टेट पे रखते हैं, अपने एक सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी में रखते हैं एंड एक्सप्लेन हाउ वेलबींग इज अटेन्ड फ्रॉम मटेरियल कंजप्शन। और मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है उनका कंजप्शन के साथ हम इकोनॉमिक्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक्स इन द व्यू ऑफ एडम स्मिथ। अब हम अल्फ्रेड मार्शल। अभी हम जानेंगे लियोनेल रॉबिन्सन। लियोनेल रॉबिन्स है, उन्होंने 1931 में अपनी जो बुक थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें अपना इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी थी जो थी इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्टार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स की जो इकोनॉमिक्स है जिनका ऑल्टरनेटिव यूजेस, जहाँ पे जैसे कि अगर चलो जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो और जहाँ पे स्कार्स है, स्कार्स मीन्स की जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे कमी है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ फुलफिल करना, एक दूसरे को कंप्लीट करना, दैट इज द इकोनॉमिक्स। मीन्स कि एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव बनना, दैट इज द इकोनॉमिक्स। रिसोर्सेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी जो नीड्स हैं उनको क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक्स। एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स कि जैसे कि सपोज है कि आप अगर जो आप मील लेते हो उसमें अगर व्हीट नहीं ले रहे तो उसको अल्टरनेटिव आप राइस में लेते हो, राइट? अगर चलो आप है ना गेहूं नहीं खा रहे हो तो चावल खाओगे। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो अल्टरनेटिवली आप यूजेस करते हैं, दैट इज द इकोनॉमिक्स। हैंस इकोनॉमिक्स डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। मीन्स कि जो ह्यूमन है उनका जितना हो सके उतना पॉसिबल एक्सटेंट में अपनी जो स्कैरिटी है, मीन्स की स्कार्सिटी है, जहाँ पे कमी है, जिसकी कमी है, जैसे कि अगर चलो आपके पास अगर चलो बटर मिल्क नहीं है तो फिर उसके अल्टरनेटिवली आप उस टाइम पे वाटर का यूज करोगे। मीन्स कि एक अल्टरनेटिवली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक पर्टिकुलर नीड को आप सेटिस्फाई कर देते हो, that is the economics. According to him, economics does not deal with norms and thus it is not a normative science but it is a possible science. जितना हो सके उतना possibility के साथ, जो means कि normative science नहीं है, वो क्या है? positive science है कि जो आप उसका drawback है उसको नहीं देखो but उसका जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में जानो। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिवली आपके पास दूसरी चीज अवेलेबल तो है ही। फिर है हमारा फिफ्थ पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन है, उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce. ऐसे ही जैसे दूसरे इकोनॉमिक्स ने बताया है, वैसे ही पॉल सैमुएल्सन ने भी बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो लोग, जो पीपल है, वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, अपनी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई कैसे करते हैं। चलो अगर
कोई चीज़ नहीं है तो दूसरी तरीके से जो उनकी नीड्स है वो सेटिस्फाई कैसे करते हैं, मीन्स कि मनी हो कि ना हो, अगर आपके पास मनी नहीं है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप कमी को कैसे कंप्लीट करेंगे। दैट इज द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज, मीन्स कि अलग अलग अगर चलो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कमोडिटीज को क्रिएट करने के लिए जो प्रोडक्टिविटी है, दैट इज द ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग them for consumption now or in the future among various persons in the society. It analyzes cost and benefits of improving patterns of resource allocation, means कि जो resources है आपके पास उस रिसोर्सेज के एलोकेशन को आप कंप्लीट कैसे करोगे, वो जो रिसोर्सेज की नीड है अगर अभी चाहिए, मीन्स कि प्रेजेंटली एट प्रेजेंट उनकी नीड है कि फ्यूचर में उसकी नीड है, उन सबको कंप्लीट कैसे करोगे, उनका एलोकेशन कैसे करोगे, दैट इज द इकोनॉमिक्स। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, जो हमने बीए में भी यही डेफिनेशंस देखी थी बीए के फर्स्ट चैप्टर में, अभी वैसे ही इकोनॉमिक्स के व्यू में उसकी जो डेफिनेशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ getting economic benefits in the form of incomes involving exchange of goods, services and or factors as well as involving cost is called economic activity। सेम है दोनों की डेफिनेशन, थोड़े ही वर्डिंग चेंज है। सो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, दैट इज परफॉर्म्ड विद द पर्पज ऑफ गेटिंग मनी, मीन्स की इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो हमने पहले भी बोला था उसमें भी जो बीए में भी था यही की यही डेफिनेशन है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, पहले भी बोला। सो इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड और फैक्टर्स एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, तो दैट सेटिस्फाइज द नीड बाय इंक्योरिंग एक्सपेंस, आप एक्सपेंस इंक्योर करते हो अपना। सेकेंड है गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच, आप स्कूल में एम्प्लॉय के तरह मीन्स की आपको जॉब लगती है, तो वो कौन सी नीड सेटिस्फाई करता है, प्रोवाइड सर्विस एंड गेट अ सैलरी, मीन्स कि आपको मनी मिलती है, एक्सेट्रा आर द इकोनॉमिक activity। Non-economic activity which is performed without the specific purpose of obtaining economic gains is called non-economic activity। मीन्स कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें इकोनॉमिक गेन का, मीन्स कि मनी सर्विसेज का कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना हो, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल है चैरिटेबल एक्टिविटीज, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है, चैरिटी में आप अपने फंड्स देते हो या चैरिटी में आप अपने कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, दैट इज द चैरिटेबल एक्टिविटी। दूसरा है एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, मीन्स कि अपनी फीलिंग्स के थ्रू आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो, दैट इज द चैरिटेबल परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। अफेक्शन, कंपैशन एक्सेट्रा आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स कि अफेक्शन के थ्रू आप जो एक्टिविटीज करते हो, कंपैशन के अकॉर्डिंगली आप करते हो, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी और एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ऑफ अ फर्म और इंडस्ट्री, प्राइस और डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जैसे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो एक इंडिविजुअल यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो एनालिसिस होता है, जिसके स्टडीज होते हैं, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें एग्जांपल्स होते हैं कि आपका स्टडी ऑफ इनकम ऑफ अ फर्म, कोई पर्टिकुलर फर्म है उसका जो भी स्टडी आप करते हो इनकम के अकॉर्डिंगली, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा हमारा है इंडस्ट्री हो या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरे इसके एग्जांपल्स है जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एग्जाम्पल एक्सेट्रा आर स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
अभी नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ इश्यूज विच इमर्ज from the entire economic setup and impact the entire economic setup. मीन्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि एक पर्टिकुलर यूनिट्स के थ्रू, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि एक पर्टिकुलर स्लॉट हो, एक पर्टिकुलर एक सेक्शन ही हो, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आप स्टडी करते हुए बल्क पे एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक पर्सन्स होते हैं उसके ऊपर या फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर. सो दैट इज द एनालिसिस ऑफ इश्यूज दैट विच इमर्ज फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमिक सेट. इकोनॉमिक जो पूरा सेटअप होता है उसके ऊपर से या फिर जो इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमिक सेटअप पर, दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम है वो ग्रो होती है, श्रिंक होती है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट. जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन होते हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मीन्स की जॉब नहीं है, सैलरी वो गेन नहीं करते हैं, मीन्स की जो अनएम्प्लॉयड है. पॉवर्टी, गरीबी. फिर ग्रोथ रेट, हमारा ग्रोथ रेट कितना बढ़ता है, क्योंकि अगर चलो सपोज हमारे अभी के जो हम इश्यूज पे देखें कि जैसे कोरोना की वजह से हमारे जो लॉकडाउन्स हुए, जो अनलॉक जो है ना 1 2 3 आ रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उसमें हमारी जो इकोनॉमी पे है वो बहुत अफेक्ट हुआ, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. इसके वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बहुत मीन्स कि उस पर बहुत इम्पैक्ट हो सकता है ग्रोथ रेट पे, जिसकी वजह से वो हमारा ग्रोथ रेट कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है. पर इस टाइम पे तो अभी क्या हो सकता है, ग्रोथ रेट हमारा बहुत श्रिंक हो चुका होगा मे बी. तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा आर स्टडीज अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे टाइम पे. So, statistical information in economics helps to confirm a principle of economics. जो स्टेटिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें हेल्पफुल रहती है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को कंफर्म करने के लिए. सेकंड क्या है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स. और ये क्या देता है, हमें एक आइडिया देता है फॉर द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स. इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है उनमें चेंज लाने के लिए हेल्पफुल देता है, एक आइडियाज हमें प्रोवाइड करता है. इट मेक्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इजी. जो अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको स्टडी करने के लिए, हमें कंपैरिजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत इजी बना देता है. फिर प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. जो फैक्ट्स के प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है उनको प्रिसाइज करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है. सम रिक्वेस्टेड एस्पेक्ट इन कलेक्शन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इज डायग्राम और ग्राफ और चार्ट. डायग्राम, ग्राफ और चार्ट में भी ये हेल्पफुल रहता है आपको स्टडी करने के लिए, आपको एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए, एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है. तो उसके एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू एंश्योर एक्यूरेसी. जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए, एक पर्टिकुलरली आपके पास परफेक्टली इंफॉर्मेशन, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए और एक्यूरेट आपके नंबर्स होने चाहिए. सेकेंड है क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी देयर. जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनका जो क्लैरिटी है वो भी आपके पास क्लियर होनी चाहिए. द कॉज वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स. जो कॉज ऑफ वेरिएबल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो वेरिएबल एक्स कहलाएंगे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. वो एक्स एक्सिस पे आपके प्रेजेंट होने चाहिए. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो एक्स एक्सिस पे आएंगे. एंड द इफेक्ट वेरिएबल इज डिपेंडेंट. जो इफेक्ट आती है, जिस वेरिएबल्स पे इफेक्ट आती है, दैट शुड बी ऑन वेरिएबल y, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, y एक्सिस पे. सो दैट शुड बी प्रेजेंटेड ऑन y एक्सिस. टू ऑब्टेन अ सिस्टमैटिक ग्राफ विद क्लैरिटी एंड एप्रोप्रिएट साइज, प्रॉपर स्केल्स मस्ट बी टेकन ऑन बोथ द एक्सिस.
और आपको अगर अप्रोप्रिएट एक्सेस चाहिए, अप्रोप्रिएट स्केल्स एंड चाहिए, तो वो सब आपको अप्रोप्रिएट लेने होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग डायग्राम्स के बारे में, जो बार डायग्राम्स वगैरह होते हैं।